नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और सदन की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रश्नकाल के दौरान शराब बेचने का मामला उठा, बिना परमिट और अधिक दर पर बेचने का यह पूरा मामला उठा है। मंत्री कवासी लखमा ने गड़बड़ी होने से इनकार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने जेम पोर्टल का मामला उठाया। जेम पोर्टल से सामग्री खरीदी करने का मामला उठा है। खाद बीज को लेकर बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव भी दिया। सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग उठाई गई। बीजेपी आज अविश्वास प्रस्ताव भी लाएगी। सीएम पेश करेंगे वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट। सदन की कार्यवाही लगातार जारी है और विपक्ष का हंगामा देखने को भी मिला है। खाद बीज को लेकर बीजेपी ने बात कही। सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग भी उठाई गई। बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। सीएम पेश करेंगे वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट। विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है। सदन में पीएम आवास योजना पर हंगामा देखने को मिला। नाराज विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया। विपक्ष ने मंत्री के जवाब को बताया राजनीतिक स्पीच। रमन सिंह ने पीएम आवास को लेकर सवाल पूछा था। तो मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। पूरे आसार थे हंगामे की और हंगामा देखने को भी मिला। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 कितने आवास स्वीकृत किए गए, कितनी राशि का प्रावधान किया था। अब जवाब देखिए आप पैरा में ये जवाब दे रहे हैं अध्यक्ष 16-17, 17-18, 18-19 का। मेरा प्रश्न है 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 का। इनके कार्यकाल में जो आवास की स्थिति है उसके बारे में तो मुझे तो कम से कम ये बता दें अध्यक्ष महोदय कि 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 में कितने आवास स्वीकृत हुए और कितने आवास पूर्ण हो चुके और बाकी अपूर्ण हैं वो कब तक बनाए जाएंगे। इसमें 16-17, 17-18, 18-19, उसके बाद 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 पूरे का विवरण दिया गया है। जहां तक 16-17, 17-18, 18-19 ये आपके कार्यकाल का है और इसमें जो पूर्ण आवास की संख्या है 7,53,080। आपके समय का 35,000 आवास अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, जिसका ये कारण है कि कुछ में जमीन नहीं है, कुछ में किस्त निकाल ली है, कुछ इधर उधर चले गए हैं, तो वो अभी तक पूरा हो नहीं पाया। अब बात आती है 2019-20 के बारे में। तो 2019-20 में स्वीकृत आवास है 1,51,072, राशि प्रावधान 1723 और आवास निर्माण 72,103, अपूर्ण आवास 78,969। 19-20 के बारे में बात यह है कि 762 करोड़ रुपए का ऋण के लिए आवेदन लगाया गया था और मंत्रिमंडल की सहमति से इसकी मैं विस्तृत जानकारी आपको दे देता हूं। 1/2/2022 को मंत्रिपरिषद के आदेश से 19-20 के आवास निर्माण के लिए राज्यांश राशि 762.81 करोड़ ऋण। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से। देवव्रत, देखिए बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं। सत्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा पैसा इसमें लगता है, बड़ी उम्मीदें इसमें होती हैं और कई सारे डिसीजन, आखिर क्या किया इतने समय तक और क्या करने वाले हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं। आखिर क्यों हंगामेदार हमेशा रहे और विपक्ष वॉकआउट कर दे? क्या इससे निकल पाएगा निष्कर्ष? निष्कर्ष हंगामे से तो नहीं निकलने वाला, चर्चा से ही कोई निष्कर्ष बाहर निकल सकता है। लेकिन जिस तरह से आज सत्र के दूसरे दिन की तस्वीर दिखाई दी, सदन में हंगामा ही हंगामा देखने को मिला और अभी हंगामा बाकी है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव भी आने वाला है। और जिस तरह से सदन में आज गूंज सुनाई दी खाद, आवास और शराब की, जी हाँ, शराब की इसलिए क्योंकि नकली शराब बेचने की, अवैध शराब बेचने की जो शिकायत है वो एक तरह से विपक्ष द्वारा की गई। सवाल शराब को लेकर था जो कि विपक्ष के विधायक नारायण चंदेल ने उठाया था और एक तरह से ये आरोप लगाया गया कि
शराब जो है, नकली शराब बेची जा रही है, अवैध शराब बेची जा रही है और इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इधर से जो सत्ता पक्ष से जवाब आता है आबकारी मंत्री कवासी लखमा का, तब उन्होंने बताया कि कई ऐसे प्रकरण आए हैं जिनमें उन्होंने जांजगीर जिले का, रायगढ़ जिले का और बिलासपुर जिले का जिक्र किया, जहां पर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है और शराब में पानी मिलाने की जो शिकायत है वो काफी हद तक सही भी पाई गई है और उसके बाद कार्रवाई की गई है। हालांकि इस मामले में आगे की जांच को लेकर के आबकारी मंत्री ने इनकार कर दिया, लेकिन इस पूरे सवाल से यह भी स्पष्ट सामने में आता है कि शराब में पानी की मिलावट हो रही है और इससे एक तरह से सत्ताधारी पार्टी जो है वो इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि शिकायतें आई हैं, उसके बाद प्रकरण दर्ज हुए हैं और दोषी अधिकारियों को हटाया भी गया है। कुछ इसी तरह का जो मसला था वो आवास का भी था और आवास का जो मसला है वो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने उठाया, क्योंकि जिस तरह से आवास का जो मामला है वो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में रहा है, क्योंकि टीएस सिंहदेव का जो इस्तीफा रहा है उसमें भी इसका जिक्र था। लिहाजा यहां पर इस पूरे मामले को लेकर के जोरदार हंगामा हुआ और जो तय लक्ष्य था उस लक्ष्य तक जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में आवास नहीं बने हैं, इस मामले को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से यही दलील दी गई कि जब केंद्र से राशि मांगने की बारी आती है या आवास बनवाने की बारी आती है तब बीजेपी विधायक क्यों खामोश हो जाते हैं। और एक तरह से जो स्पीच पढ़ी जा रही थी, यहां पर कहा जा रहा था, उसे राजनीतिक स्पीच करार यहां पर सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया, जिससे विपक्ष के जो विधायक थे वो काफी आक्रोशित हो गए और उसके बाद वॉकआउट की स्थिति बन गई और पूरे मामले को लेकर के सदन से बहिर्गमन विपक्ष ने कर दिया। इसके बाद तीसरा जो मामला आता है वो खाद का, जिस पर अभी चर्चा चल रही है कि अमानक खाद जो है वो एक तरह से बेचे जा रहे हैं और किसानों को भी खाद के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि इस समय मौसम ही क्योंकि मानसून का है और खेती के लिए सबसे अहम हो जाता है और ऐसी स्थिति में किसानों को खाद मिलनी चाहिए और इस पर बीजेपी ने फिलहाल स्थगन प्रस्ताव लाया है। स्थगन की ग्राह्यता हो, स्थगन स्वीकार किया जाए या नहीं, इस पर अभी फिलहाल चर्चा की जा रही है और देखना यह होगा कि अब क्या कुछ होता है। लेकिन इतना जरूर है कि खाद, आवास और शराब का जो मसला था वो आज पूरे दिन तक के अभी छाया हुआ है और आने वाले जो समय है, क्योंकि जो पूरी कार्यसूची है उसके मुताबिक अनुपूरक बजट जो है वो मुख्यमंत्री साल का पहला अनुपूरक पेश करेंगे और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, क्योंकि बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव की जो सूचना है वो सचिवालय को दी गई है और कार्यसूची में बकायदा इसका जिक्र भी किया गया है। तब आने वाले समय में और भी ज्यादा हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया देवव्रत जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। सीएम भूपेश बघेल भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। प्रदर्शन में प्रदेश भर के कांग्रेस नेता शामिल हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। सोनिया गांधी को ईडी के नोटिस के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है, रायपुर से ईडी दफ्तर का कांग्रेस घेराव कर रही है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान भी सामने आया है। न्यूज 18 से बातचीत में बोले हैं मरकाम, केंद्रीय एजेंसियों के जरिए डराने की कोशिश है। कांग्रेस 2023 विधानसभा और 24 लोकसभा चुनाव में जीतेगी। मरकाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ईडी दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार देश की ज्वलंत मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी को ईडी फिर से बुलाया है, तो इसका हम विरोध कर रहे हैं और हम देश की जनता के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, बीजेपी का कहना है अगर कुछ गलत नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है, पूछताछ तो सबसे होती है। देखिए, 2015 में ईडी ने इस प्रकरण को क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था। आज जरूरत क्यों पड़ी है जो फिर से 2022 में ईडी फिर से उसी प्रकरण को लेकर पूछताछ कर रही है? इसका मतलब साफ है, केंद्रीय एजेंसियां मोदी जी के दबाव में है और विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, मगर विपक्ष कभी डरेगा नहीं, दबेगा नहीं। हम देश के ज्वलंत मुद्दाओं को हम उठाते रहेंगे और देश की जनता के लिए हम लड़ते रहेंगे। क्या कांग्रेस ये मानती है कि 2023 और 24 के पहले परेशान करने की स्ट्रेटेजी है ये? देखिए, कितने भी परेशान करें, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। 2023 में हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे और 2024 में देश में हम सरकार बनाएंगे, ये हमारी तैयारी है। आगे क्या रणनीति रहेगी सर? आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे भी आने वाले दिनों में जिस ढंग से हमने 5 दिनों तक
हम दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, लगातार किया। आज वैसे ही आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि 2023 और 24 को देखते हुए तंग किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं और प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कांग्रेसियों का देखा जा रहा है, भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। अभी हम सुन भी रहे थे मंत्री जी को, उनका भी कहना है कि ये सिर्फ डराने की कोशिश है, पर इससे कुछ नहीं होगा। 23 और 24 में हम ही जीत कर आएंगे। लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सफल नहीं हो पा रहे हैं इन्हीं शब्दों बिल्कुल। देखिए, और मैं मंच पर आपको की तरफ दिखाना चाहूंगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको मंच दिखाएं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम यहाँ पर मौजूद है, मंत्री शिवचर्या यहाँ पर मौजूद है, विधायक अरुण वोरा यहाँ पर मौजूद है, कुलदीप जुनेजा यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो स्टेज पर पहुंच चुके हैं। ईडी का जो क्षेत्रीय दफ्तर है उसके बाहर ये पूरा पंडाल बनाया गया है और यहाँ पर हर वो ईमानदार शख्स जो इस देश की तरक्की में, प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान देना चाहता है, वो यहाँ बैठा है और ईडी के जरिए तंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो परेशान नहीं होने वाली। और पूरे प्रदेश भर से उसके तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आपकी आवाज से, आपके नारे से आप देख सकते हैं यहाँ पर लगना चाहिए बैठे हुए स्टेज पर इस प्रदेश का एक ईमानदार मुख्यमंत्री कांग्रेस हमारे बीच में मौजूद है। कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद उनका हैं। छोटा भाई इसका कहना है कि ये ठीक। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, ईडी दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। न्यूज 18 से बातचीत में मरकाम ने भी कहा कि ये सब डराने की कोशिश है, हम डरने वाले नहीं हैं और हम 23 और 24 में लौट कर आएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए मरकाम भी बैठे हैं, साथ ही साथ सीएम भूपेश बघेल भी पहुंच चुके हैं, इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। रायपुर की तस्वीरें हैं, ईडी दफ्तर का कांग्रेस घेराव कर रही है और प्रदर्शन कांग्रेसियों द्वारा किया जा रहा है और उनका साफ तौर से कहना है कि सिर्फ और सिर्फ दबाव डाला जा रहा है, डराया जा रहा है, पर हम डरने वालों में से नहीं हैं। ये तस्वीरें रायपुर की हैं, ईडी दफ्तर का कांग्रेस घेराव कर रही है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी खास बातचीत की, साथ ही साथ ये तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं और विरोध, ईडी का विरोध, जो पूछताछ है उस सब का विरोध कांग्रेसियों द्वारा किया जा रहा है और कहना है कि सिर्फ डराने के लिए किया जा रहा है और हम इन सब से डरने वाले नहीं हैं। बड़ी संख्या में, तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, एकजुटता के साथ दिखाई दे रहे हैं। द्वारा आयोजित सोनिया जी को ईडी के लंबे वक्त से हम देखते आ रहे हैं, पिछली बार प्रदर्शन देखने को मिला था और इस बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिला है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इससे कितना फर्क पड़ता है या कितना बदलाव होता है इन सब चीजों से। पुत्र आदरणीय भूपेश बघेल जी। जशपुर के मनोरा के एक स्कूल में पढ़ने गए छात्रों से काम करवाने का मामला सामने आया। बच्चों से स्कूल के फर्नीचर धुलवाए गए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तस्वीर को देखकर साफ लग रहा है कि पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही दिख रही है। स्टूडेंट से स्कूल में किसी तरह का काम कराने की मनाही है। जशपुर के सन्ना थाना इलाके के खूटा टागर में टोन्ही के शक में एक महिला ने वृद्धा की हत्या कर दी। महिला ने कुल्हाड़ी से वृद्धा के ऊपर हमला किया और जिसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया और पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अंधविश्वास की तस्वीरें आती ही आती हैं, साथ ही साथ टोन्ही की भी तस्वीरें आती हैं और अब तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से जशपुर जिले में लगातार जो है टोनी प्रताड़ना के मामले सामने आ रहे हैं और टोनी प्रताड़ना के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं, उसके बावजूद इस तरीके की घटना होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। और इस घटना के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आज सुबह जो है सन्ना थाना क्षेत्र के खूंटा टंगर गांव की ये घटना है। और इस गांव में जो है ये महिला जो है जो आरोपी है उसका जो है एक बुजुर्ग महिला के साथ अक्सर विवाद होता रहता था। महिला का कहना था कि ये टोनी का आरोप उस पर लगाती थी और उस पर बीमार होने का अपने घर के सदस्यों का आरोप लगाती थी कि इसके द्वारा उसको जादू टोना किया जाता है। और इसी बात से नाराज होकर आज इन दोनों के बीच विवाद हुआ और जो आरोपी महिला है उसने जो है कुल्हाड़ी मारकर जो है बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी है। पुलिस ने अभी आरोपी को जो महिला है उसको गिरफ्तार कर दिया है। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये जो आरोपी महिला है और जो मृतिका है ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। और जो बुजुर्ग महिला है जो मृतिका है वो जो है आरोपी महिला की जो है रिश्तेदार में नानी लगती है। और इस तरह की घटना आपस में होने के बाद पुलिस भी सकते में है और पुलिस को जरूरत है ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जो है मॉनिटरिंग की और टोनी प्रताड़ना के मामलों में कमी आए इसके लिए जन जागरूकता अभियान लाने की जरूरत है। ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए दीपक। कोंडा गांव से बड़ी खबर है, बारिश से पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। भोंगापाल आलमेर के बीच पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। पुल पर आवागमन भी बाधित हुआ है। 2019 में ये पुल बनाया गया था और अब इसके हालात क्या हैं वो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। बलरामपुर में एसपी शिक्षक की भूमिका में नजर आए। एसपी ने स्कूल में जाकर छात्रों को पढ़ाया और इसी दौरान छात्र काफी खुश नजर आए। देखिए। पुलिस का काम अपराधियों को कानून का पाठ पढ़ाना होता है, लेकिन बलरामपुर में पुलिस छात्रों के लिए शिक्षक की भूमिका भी निभा रही है। स्कूल जाकर एसपी खुद छात्रों को पढ़ा रहे हैं। आदिम जाति कल्याण स्कूल कोरंधा पहुंच एसपी ने छात्रों को पढ़ाया। इस दौरान एसपी ने छात्रों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी। स्कूल में एसपी के आने पर छात्र भी खुश हो गए। इस दौरान छात्रों ने उत्साह के साथ पढ़ाई की। एसपी ने छात्रों को बिस्किट टॉफी भी बांटे, जिससे छात्र काफी खुश थे। वेदांता समूह की भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की दिशा में काफी तेजी से काम कर रही है। वित्तीय साल 2022 में बाल्को ने 22,085 गीगा जूल की ऊर्जा बचत की है। ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से बाल्को ने अपने कास्ट हाउस में स्पेसिफिक हैवी फ्यूल ऑयल यानी HFO की खपत को 10% कम किया है। बाल्को बायोमास ब्रिकेट्स के साथ थर्मल पावर उत्पादन के लिए अपने ईंधन मिश्रण को हरित कर रहा है, जिसमें सालाना 0.43 मिलियन टन CO2 के समान GHG उत्सर्जन को कम करने की क्षमता है। इस बड़ी उपलब्धि पर बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक अभिजीत पति ने कहा कि हमारा एल्यूमिनियम स्मेल्टर भारत में सबसे अधिक ऊर्जा कुशल संयंत्रों में से एक है और ऊर्जा के बेंचमार्क को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसी के साथ ही अमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।